हेलो दोस्तों। आज क्लास 7 की जो आरएफपी के लिए बुक है वाराणसी द इटर्नल सनशाइन, उसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ये उसका कवर पेज है। ये पूरा मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा दूं। इसका कवर पेज पूरा ऐसा है। ये उसका कवर पेज है और फिर ये चलते हैं आगे तो ये मिलेगा उसका पहला चैप्टर नो चाइल्ड्स प्ले, जो फर्स्ट चैप्टर प्रेस्क्राइब किया हुआ है इस साल के लिए। नो चाइल्ड्स प्ले ये कल्चर से रिलेटेड चैप्टर है। और पर देखिए लिखा हुआ है कल्चर नो चाइल्ड्स प्ले। और इसकी राइटर तो खैर पूछता नहीं है, जानवी अजय दवेदे इसके राइटर हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। बी इट द एलिजेंट वाराणसी साड़ी आर द immaculately handcrafted wooden toys both speak of sustainable beauty। एक्चुअली इसमें इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक बनारस की साड़ी और एक यहाँ का हैंडमेड वुडन टॉयज़ यानी हाथ से बने हुए लकड़ी के खिलौने। कह रहे कि दोनों या फिर यहाँ की शानदार, एलिजेंट का मतलब होता है हैविंग ए गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल, जो यहाँ की खूबसूरत शानदार बनारसी साड़ी हो, या फिर इमैकुलेटली हैंड क्राफ्टेड वुड। इमैकुलेटली का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, जो परिपूर्णता से भरा हुआ हो, यानी कि बहुत ही एक्सीलेंट हो। तो इमैकुलेटली हैंड क्राफ्टेड वुडन या फिर जो एक्सीलेंट, जो हाथ के बने हुए जो लकड़ी के खिलौने हैं। बोथ स्पीक ऑफ सस्टेनेबल ब्यूटी, ये दोनों के दोनों यहाँ की सस्टेनेबल ब्यूटी को दिखाते हैं। यानी सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीज़ें सुरक्षित से बची हुई हैं, उसको सस्टेनेबल कहते हैं। तो ये बनारस की साड़ी हो खूबसूरत या फिर यहाँ के खूबसूरत लकड़ी के खिलौने हैं, ये दोनों ही खूबसूरती हैं यहाँ के, और ये सस्टेनेबल हैं। सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबल ब्यूटी है, इससे किसी तरह का इन्वायरमेंट या किसी तरह के फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई नुकसान नहीं है। अब शुरू करते हैं जो ये स्टोरी है यहाँ से। Imagine yourself visiting Varanasi, experiencing its breathtaking hearts, trying out some of its most well-known and delicate delicacies, and having the time of your life। कह कि कल्पना करो, सोचो कि आप वाराणसी घूम रहे हो। एक्सपीरियंसिंग इट्स ब्रेथ टेकिंग हार्ट्स। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और ब्यूटीफुल, यानी आप इसके शानदार खूबसूरत घाटों को घूम रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, देख रहे हैं। ट्राइंग आउट सम ऑफ इट्स मोस्ट वेल नोन एंड डेलिकेट डेलिकेसीज, और घूमते हुए बनारस में जो यहाँ की सबसे मशहूर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको आप खा रहे हैं। डेलिकेटेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट, यानी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, देखने में, खाने में टेस्टी हो, देखने में खूबसूरत हो, उसको डेलिकेटेबल कहते हैं। और डेलिकेसीज कहते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजी टू डैमेज और ब्रेक, कोमल चीज़ों को, यानी यहाँ मतलब है कि खाने पीने की बहुत टेस्टी चीज़ों को। तो यहाँ की फेमस खाने पीने की टेस्टी चीज़ें हैं, आप उसको घूम रहे हो, खा रहे हो। मतलब कि ये आप कल्पना करिए कि आप बनारस घूम रहे हैं, यहाँ के सुंदर घाटों को देख रहे हैं, यहाँ की फेमस चीज़ें जो खाने पीने की हैं आप उसको खा पी रहे हैं। एंड हैविंग द टाइम ऑफ योर लाइफ, और अपने ज़िंदगी के खूबसूरत पल आप बिता रहे हैं। बट व्हेन इट इज़ टाइम टू गो बैक, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू परचेज फॉर योर फ्रेंड्स। लेकिन जब आप यहाँ से घूम करके वापस जा रहे हो अपने घर, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ से अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए क्या खरीद के ले जाएं। डोंट वरी बिकॉज वाराणसी हैज़ अ लॉट ऑफ स्प्लेंडेड थिंग्स टू बाई। तो करेंगे, अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है कि क्या ले जाएं क्या ना ले जाएं, तो चिंता मत करिए,
बनारस में ढेर सारी शानदार चीज़ें हैं ख़रीदने के लिए। स्प्लेंडेड मतलब शानदार चीज़ें हैं जो आप ख़रीद के ले जा सकते हैं। परहैप्स द टू थिंग्स दैट यू मस्ट कंसिडर बाइंग आर, और शायद दो चीज़ें जिसे आप ज़रूर ख़रीदने पे विचार करेंगे वो ये हैं, द एलिगेंट बनारसी साड़ीज एंड द ब्रिलियंट वुडन टॉयज़। वो दो चीज़ें ये हैं, पहला कि यहाँ की खूबसूरत बनारस की साड़ी, और दूसरा यहाँ की शानदार लकड़ी के बने हुए खिलौने। द बनारसी साड़ी वन ऑफ द फाइनेस्ट साड़ीज़ इन इंडिया। बनारस की साड़ी, जो जितनी भी साड़ियाँ ये इंडिया में बनती हैं उनमें से जो सबसे अच्छी हैं उनमें से एक बनारस की साड़ी भी है। इज़ वोवन, वो बुनी जाती है इन इंट्रिकेट पैटर्न्स विथ सिल्क यार्न। बड़ी इंट्रिकेट का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर, यानी कि बहुत छोटी छोटी ढेर सारी बारीकियों से मिल करके वो रेशम के धागे से वो साड़ी बुनी जाती है। यानी इसमें ढेर सारी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, जिस कारीगरी होती हैं जिसको आप कह सकते हैं, वो जो उसको खूबसूरत बनाती हैं, और वो सिल्क यानी रेशम के धागे से बुनी जाती है। ये इमेज दिया हुआ है बनारस की चीज़ों का, और ये लकड़ी के खिलौने को पेंट करते हुए का फोटोग्राफ है। यहाँ से फिर स्टोरी शुरू होती है। द बनारसी वीवर्स इज़ नो लेस दैन अ मैजिशियन। जो बनारसी साड़ी बुनने वाले लोग हैं वो किसी जादूगर से कम नहीं हैं। ही स्टार्ट्स विथ थ्रेड्स नोन एज यान्स। वो धागों से अपना काम शुरू करते हैं जिनको इंग्लिश में यान कहते हैं, आप सिल्क जो रेशम के होते हैं, एंड वीव्स देम इनटू सम ऑफ द मोस्ट एक्विजिट साड़ी द आइज विल एवर बी होल्ड। और उन धागों से कुछ सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ियाँ बनाते हैं जो हमारी आँखों ने कभी देखा होता है। एक्सक्विजिट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड, यानी कि बहुत खूबसूरत वो साड़ियाँ उन धागों से बना देते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, यानी कभी देखी होती है, मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ जो हमारी आंखों ने देखा होता है, उनमें से एक चीज़ वो भी खूबसूरत होती है बनारस की साड़ी। While weaving, he may or may not mix gold and other threads into the weave. जब वो साड़ी को बुनते हैं तो उसमें संभावना है कि कभी सोने के बने हुए तार या धागे उसमें लगा सकते हैं या कभी नहीं भी लगाते हैं। That depends solely on what he has set out to create. ये इस बात पे निर्भर करता है कि उन्होंने क्या या किस तरह का साड़ी बनाने का डिसीजन लिया हुआ है, किस तरह की साड़ी वो बना रहे हैं। बनारसी साड़ीज डेट बैक टू अकबर हु इंट्रोड्यूस्ड डिज़ाइनिंग क्राफ्टमैनशिप इन इंडिया। बनारसी साड़ी का इतिहास देखें तो वो मुग़ल काल के अकबर जो सम्राट थे वहाँ से शुरू होती है, जिन्होंने भारत में क्राफ्टमैनशिप को डिज़ाइन किया था। यानी भारत में जो क्राफ्टमैनशिप है, यानी भारत में जो हैंडमेड जो कलाकारी है उसकी को उन्होंने बढ़ावा दिया था। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने शुरू किया था, कारीगर पहले से भी थे, पर उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया, लोग इसमें आने लगे और इसमें रोज़गार उनको मिलने लगा। क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है द स्किल यूज्ड बाय समबडी टू मेक समथिंग आर हाई क्वालिटी विथ हिज हर हैंड्स, जिसको शिल्पकारी या कारीगरी कहते हैं हिंदी में। यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों को करने वालों को क्राफ्टमैन या शिल्पकार कहते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाला, प्रेशर देने वाले जो सम्राट थे, सम्राट अकबर थे, और वहाँ से बनारसी साड़ी का इतिहास शुरू होता है। द एम्परर वॉज नोन फॉर हिज लव ऑफ जरी एम्ब्रॉयडरी इन प्योर गोल्ड। ऐसा कहा जाता है कि जो सम्राट अकबर थे उनको जरी का काम बहुत पसंद था। जरी का काम क्या होता है कि कपड़े के ऊपर सोने के तार से कढ़ाई की जाती है, उसको जरी वर्क कहते हैं, यानी जरी का काम कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई करना। ही हैड हिज वाइफ्स रैप्ड इन रिच सिल्क साड़ी विथ जरी वर्क ऑन इट। उनको ये पसंद था कि उनकी जितनी पत्नियां हैं वो सिल्क की यानी रेशम की साड़ी पहने जिस पे कि जरी का काम किया हुआ हो।
Zari began in Gujarat, but after the famine in 1603, the Gujaratis weavers migrated to Varanasi, and the city developed its excellence in Zari in 18th and 19th centuries. करेंगे जरी का काम एक्चुअली जो शुरू हुआ था, यानी पहली बार जरी का काम का जो इतिहास है वो गुजरात से मिलता है। गुजरात में जरी का काम शुरू हुआ था, लेकिन 1603 में 1603 में गुजरात में फेमाइन आया था, यानी कि खाने पीने की जो कि कमी हो गई थी। तो वहाँ के जो गुजरात के वीवर्स थे, जो बुनकर थे, वो वाराणसी चले आए और फिर यहाँ आकर के उन्होंने काम करना शुरू किया। तो 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में यहाँ पे जरी का काम काफ़ी अच्छा एक्सीलेंस पे चला गया, यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेवलप हो गया। At that time and even today, it takes minimum 15 days to complete just one बनारसी साड़ी। उसमें भी और इवन आज भी, यानी कि अगर हैंडमेड होता है तो आज भी, और उस समय तो हैंडमेड ही था, यानी हाथ से अगर बनाए तो उस समय तो था हाथ से ही था, आज भी अगर हाथ से बनाएंगे तो कह रहे हैं कि मिनिमम 15 डेज़, कम से कम 15 दिन तो एक साड़ी को बनाने में लगता ही लगता है। यानी अगर हाथ से बनाए तो आज भी एक साड़ी बनाने में कम से कम 15 दिन लगता है। फर्स्टली आर्टिसंस डिजाइन द पैटर्न्स फॉर द साड़ी ऑन अ ग्राफ पेपर अलॉन्ग विद द कलर कंसेप्ट। सबसे पहले जब साड़ी बुनने की बात होती है तो जो कारीगर होते हैं, जो आर्टिसंस यानी कलाकार कारीगर जो होते हैं, वो ग्राफ पेपर पे उस साड़ी का डिज़ाइन तैयार करते हैं अपने रंगों के साथ, यानी कौन सा रंग कहाँ लगाना है और किस तरह की डिज़ाइन बनेगा, ये पहले पेपर पे तैयार कर लेते हैं। दिस ग्राफ पेपर पे, यानी कि वो ग्राफ, यानी कि बोलते हैं कि वो स्क्वायर शेप में उसमें बने होते हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस इस तरह का, यानी ग्रिड लाइन बना होगा, ऐसे सिंपली कहें तो ग्रिड लाइन बना होता है उस पेपर पे, उस पर वो अपना तैयार करते हैं उसका डिज़ाइन। These designs can include motifs, patterns or images of gods। अब वो जो डिज़ाइन तैयार करते हैं उसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन हो सकता है जो उनको पसंद हो सकता है। उसमें कुछ मोटिव्स हो, मोटिव्स का मतलब होता है डिज़ाइन, और अ पैटर्न यूज्ड एज अ डेकोरेशन, यानी सजावट के लिए जो डिज़ाइन बनाई जाती है, फूल पत्ती वगैरह वगैरह, ऐसा हो सकता है। और पैटर्न्स हो सकता है कोई, यानी एक तरह की चीज़ लगातार रिपीट हो, कुछ उस तरह का चीज़ बना सकते हैं। या फिर इमेजेस ऑफ गॉड्स, या फिर देवी देवताओं के चित्र बना सकते हैं उन अपने डिज़ाइंस में, जो उनको पसंद हो, जैसी डिमांड हो। द मेटालिक स्ट्रिप्स फॉर द जरी वर्क आर ड्रॉन फ्रॉम गोल्ड एलाइज। जो मेटल की स्ट्रिप्स, मेटल की पट्टियाँ, यानी कि जो मेटल के धागे या तार कह सकते हैं, जरी वर्क के लिए, जरी के काम के लिए जो यूज़ किया जाता है, आर ड्रॉन फ्रॉम गोल्ड एलाइज। अब वो गोल्ड से, प्योर गोल्ड से नहीं लिया जाता, बल्कि गोल्ड का एलाय लिया जाता है। एलाय कहते हैं कई मेटल्स को आपस में मिला दिया जाए, यानी पिघला करके मिला दिया जाए, फिर वो सॉलिड होने के बाद वो जो मेटल बनेगा या जो मिक्सचर बनेगा मेटल का, उसको एलाय कहते हैं। तो अब प्योर गोल्ड नहीं लगाते, क्योंकि प्योर गोल्ड काफ़ी महंगा हो जाता है, तो गोल्ड का एलाय लगाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स इट वाज मेड बाय यूजिंग प्योर गोल्ड। पहले इसको शुद्ध सोने का बनाया जाता था, शुद्ध सोने के तार लगाए जाते थे। बट टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द मासेज, लेकिन मासेज यानी कि आम पब्लिक उसको अफोर्ड कर सके, यानी कि उसके पैसे में उसको अफोर्ड कर सके, यानी सस्ता हो सके उसके लिए, टुडे द वीवर्स यूज मेटालिक स्ट्रिप्स ड्रॉन फ्रॉम गोल्ड एलाइज इंस्टेड। इसलिए आज जो है बुनकर आम लोग उसको अफोर्ड कर सकें, इसके लिए वो गोल्ड एलाय का यूज़ करते हैं। वंस द वीवर्स आर डन विद द जरी थ्रेड, दे कम बैक टू द डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। एक बार जब वो जरी का काम कर लेते हैं तो फिर अब उसके डिज़ाइन और पैटर्न पे वो काम करना शुरू करते हैं। विच आर देन परफोरेटेड ऑन हंड्रेड्स ऑफ कार्ड्स विच मेक अप अ सिंगल डिज़ाइन फॉर द साड़ी। और फिर वो जब डिज़ाइन पे काम करते हैं तो डिज़ाइन कैसे होता है कि हंड्रेड्स ऑफ कार्ड्स,
सैकड़ों कार्ड्स होते हैं, यानी कार्ड पेपर के, मोटे पेपर के बने हुए कार्ड्स होते हैं, और उन कार्ड्स के अंदर से परफोरेटेड छेद किया जाता है और उन कार्ड को छेद छेद करके करके उसमें डिज़ाइन बनाया जाता है और फिर वो विच मेकअप अ सिंगल डिज़ाइन फॉर अ साड़ी। और ढेर सारे कार्ड्स पे जब छेद कर करके डिज़ाइन बनाते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो एक साड़ी की डिज़ाइन के लिए तैयार हो पाते हैं। वो एक्चुअली आजकल मशीन पे भी बुनाई होती है, तो मैंने देखा है कि वो पेपर पे ढेर सारा छेद छेद करके वो साड़ी का डिज़ाइन पूरा उनके मशीन में लगा रहता है और उसी के हिसाब से वो साड़ी की बुनाई होती रहती है। मैं इस तरह से सब कुछ नहीं बता पाऊँगा इस तरह से ऑडियो में, लेकिन आप जाकर देखोगे तो समझ में आएगा। फाइनली दीज आर स्पन विथ अल्टर्ड थ्रेड एंड कलर। और फिर उस डिज़ाइन के साथ जो साड़ी का बुनना होता है वह जहाँ जिस रंग का धागा, जिस तरीके का धागा चाहिए होता है, उस धागे को बदल बदल के उसकी बुनाई होती है। थ्रेड का क्वालिटी और कलर दोनों जहाँ जिस तरह की डिमांड हो चेंज करके लगाया जाता है। पेडल्ड इन एन ऑर्डिनरी मैनर टू वीव द साड़ीज विथ डिज़ाइन एंड दिस इज़ हाउ a Banarsi sari completes its journey from a yarn to a resplendent Indian attire। और इस तरह से धागे और कलर को चेंज करके पेडल्ड इन एन ऑर्डिनरी मैनर, बड़े साधारण तरीके से जो बुनकर होते हैं उस मशीन को चला करके साड़ी बुनते हैं और इस तरह की डिज़ाइन के साथ वो साड़ी बुनते हैं और वो बनारस की साड़ी इस तरह से कंप्लीट होती है, एक धागे से लेकर के एक शानदार खूबसूरत भारतीय अटायर यानी कि कपड़े पहनावे के रूप में, यानी कि एक धागे से यात्रा शुरू होकर के खूबसूरत पहनावे के तौर पे जब वो साड़ी तैयार होती है बनारसी, तो ये उसके बीच की जर्नी होती है। जेन्युइन बनारसी साड़ी कैन कॉस्ट एनीथिंग बिटवीन 3000 एंड 2 लाख रुपीज़। एक बनारसी साड़ी की कीमत आमतौर पे 3000 से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच कुछ भी हो सकती है। दिस लग्जरियस वियर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन फैशन इंडस्ट्री एंड ऑल फेस्टिव ओकेजन सिंस इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ये कह रहे हैं कि दिस लग्जरियस वियर, ये जो लग्जरियस वियर है यानी कि इसको काफ़ी लग्जरी आइटम माना जाता है बनारस की साड़ी को, तो ये बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन फैशन इंडस्ट्री, हमारी जो भारतीय फैशन इंडस्ट्री है उसका एक अभिन्न हिस्सा है ये, यानी बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़ा ये हमारे भारतीय फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा है। ये कभी ख़त्म भी नहीं होता, ये कभी पुराना भी नहीं होता। एंड ऑल फेस्टिव ओकेजन्स, और हर तरह के त्यौहार के अवसरों पे इसको पहना जाता है। सिंस इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, और चूँकि ये ढेर सारे संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिक्सचर करके बनता है, यानी इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह की है कि किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला व्यक्ति इसको पहन सकता है। हर तरह के लोगों के लिए इसमें साड़ियाँ बनती हैं। Whether it is the ancient Mughal era or the modern 21st century, the aesthetic Banarsi sari has always been the glory and beauty of Banarsi textile। चाहे वो मुग़ल काल का ज़माना हो या फिर आज की 21वीं सदी हो, आज की आधुनिक 21वीं सदी हो, बनारसी साड़ी की जो खूबसूरती है वो हमेशा से जो बनारस का जो कपड़ा उद्योग है वो उसकी शान रही है। It is indeed a must have in every woman's wardrobe। कह रहे कि एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित रूप से हर महिला के वार्डरोब में ये होना चाहिए, ऐसा हर महिला की चाहत होती होगी। यानी वास्तव में ये एक ऐसी साड़ी है जो हर महिला चाहती है कि उसके पास हो। वार्डरोब का मतलब होता है कि अलमारी जो उसमें कपड़ा रखा जाता हो, तो ये हर महिला की चाहत होती है कि उसके पास बनारसी साड़ी हो। However, there is something else too। कह रहे हैं कि फिर भी इसके बाद भी कुछ और चीज़ है बनारस में या इसके अंदर, विच इज़ इक्वली फेमस एज आर्टिस्टिक एज बनारसी साड़ी। कह रहे हैं कि कुछ और भी बनारस में है जो
इम्पोर्टेंट है और वो भी उतना ही मशहूर है जितनी कि बनारसी साड़ी। और वो है द कलरफुल वुडन टॉयज, और वो हैं रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौने। दिस फैसिनेटिंग आर्ट वर्क इज़ मेड विथ मैनी कलर्स एंड कैन बी ऑन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कहें कि ये जो खूबसूरत आर्ट वर्क है, इन खूबसूरत जो कला होता है लकड़ी के खिलौनों का, ये अलग अलग विषयों पे बनाया जा सकता है। यानी कि उसका जो थीम होता है वो बहुत सारा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सच एज द हिंदू गॉड्स, जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में जो विभिन्न तरह के देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी उस खिलौने के माध्यम से। ब्यूटीफुल डॉल्स, खूबसूरत गुड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर बनाए जा सकते हैं वो लकड़ी के खिलौने में। लवली बर्ड्स एंड इवन व्हीकल्स, खूबसूरत चिड़िया बनाई जा सकती है उन लकड़ी के खिलौनों का। या फिर इवन व्हीकल्स या फिर गाड़ियों का मॉडल बनाया जा सकता है उस खिलौने में। तो इस तरह के डिफरेंट थीम्स होते हैं। ईच वन ऑफ देम एक्सप्रेसेस द आर्टिस्टिक लीगेसी ऑफ वाराणसी इन इट्स ओन वे। और हर वो थीम है जो, चाहे वो गॉड्स से लेकर के गाड़ियों तक का जो हर थीम है, उसमें बनारस की अपनी जो कलाकारी की लीगेसी, आर्टिस्टिक लीगेसी है, जो कलाकारों की परंपरा है यहाँ की, वो अपने तरीके से उसमें दिखती है। द वुडन टॉयज आर carved in minute details and are painted with vibrant colors which gives them their royal look. The wooden toys are carved in minute details. ये जो लकड़ी के खिलौने हैं वो बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के साथ, यानी कि उसमें एक एक छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रख के उसको बनाया जाता है। एंड आर पेंटेड विद वाइब्रेंट कलर्स, और बड़ी वाइब्रेंट कलर्स से, वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। यानी यहाँ वाइब्रेंट का मतलब है कि बड़े खूबसूरत रंगों से, जिसे देख करके आदमी के जीवन में खुशियाँ हो, इस तरह के खूबसूरत रंगों से उसको बनाया जाता है, रंगा जाता है। विच गिव्स देम देयर रॉयल लुक, जो उनको राजसी लुक देते हैं, यानी कि जिस तरह के राजा और राजाओं के लोग पसंद करते थे उस तरह का उसको लुक दिया जाता है। यानी कि काफ़ी उसको खूबसूरत और बेहतरीन बनाया जाता है। देयरफॉर मैनी पीपल लव टू बाई वुडन टॉयज एज अपीलिंग होम डेकोरेशन आइटम्स। इसीलिए बहुत से लोग उन लकड़ी के खिलौनों को घर की सजावट के लिए ख़रीदते हैं, घर में उसको रख के सजाते हैं। ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो बनारस में मिलती हैं। उसके बाद ये फिर है स्टोरी है। द आर्ट ऑफ टॉय मेकिंग इन्वॉल्व्स experienced hands and requires a lot of hard work। जो खिलौना बनाने वाले लोग हैं वो बड़े अनुभवी लोग होते हैं, बड़ा अनुभव होता है उनके पास इस काम का, और बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है इसमें अनुभव के साथ। अकॉर्डिंग टू द क्राफ्ट्समैन, देयर एंसेस्टर्स स्पेशलाइज्ड इन आइवरी carving and enjoyed good patronage during the मुग़ल एंड ब्रिटिश एरा। वो जो कारीगर हैं उनके अनुसार, यानी वो बताते हैं कि जो उनके पूर्वज थे वो आइवोरी, यानी कि हाथी दांत, जो हाथी होते हैं उनका दो बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते हैं, उनको आइवोरी कहा जाता है। जब हाथी मर जाता था तो उसके उस दांत को तोड़कर निकालते थे लोग, और उस दांत से वो काट करके या उस दांत पे ढेर सारे तरह का डिज़ाइन करके उसकी चीज़ें बनाई जाती थी। तो कहने कि वो आइवोरी का काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड थे, विशेषज्ञता उनको हासिल थी। और फिर उनको पैट्रोनेज मिलता था। पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण, यानी कि जो राजा जो होते थे या फिर इस तरह के जो लोग होते थे पहले, वो इस तरह के कलाकारों को अपने दरबार में रखते थे और उनके फैमिली का सारा खर्चा वो उठाते थे राजा लोग, और उनको बस अपना दिन भर अपनी कलाकारी का काम करते रहना होता था। इसको पैट्रोनेज या संरक्षण कहा जाता है। तो कह रहे कि उनके जो पूर्वज थे वो मुग़ल काल में भी उनको पैट्रोनेज मिलता था, और ब्रिटिश एरा में भी, जब अंग्रेज़ों का समय आया तब भी थोड़ा मिलता रहा होगा। बहुत तो ब्रिटिश काल में नहीं है, थोड़ा मोड़ा रहा होगा, लेकिन मुग़ल काल में बहुत था। However, after ivory was banned,
देयर बिजनेस वाज अफेक्टेड। लेकिन जब आइवरी बंद हो गया, यानी हाथी दांत पे काम करना बैन हो गया, उस पर काम करना पॉसिबल नहीं रहा, तो उनका बिजनेस थोड़ा प्रभावित हुआ, यानी कि अब उनका जो बिजनेस था, धंधा था, वो कम हो गया। दे शिफ्टेड टू वुड कार्विंग, इसलिए जब वो हाथी दांत मिलना बंद हो गया, उस पर बैन लग गया, तो उन्होंने अपने काम को लकड़ी पे शुरू कर दिया। वो लकड़ी पे कलाकारियाँ करने लगे। द टॉय मेकिंग प्रोसेस बिगिन विद द राइट पीक ऑफ वुड, और लकड़ी पे कलाकारियाँ करने की शुरुआत जब वो की, तो सबसे पहला काम था सही लकड़ी का चुनना। तो इस तरह से खिलौने बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सही लकड़ी का चुनाव होता है। द केरिया वुड फ्रॉम बिहार इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ वुड फॉर टॉय मेकिंग। जो बिहार में मिलने वाला केरिया वुड, केरिया कोई लकड़ी है, वो बिहार में मिलता है, ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था खिलौना बनाने के लिए। बट आफ्टर द गवर्नमेंट बैंड कटिंग केरिया ट्री इन द 1980s, द आर्टिसंस स्विच्ड टू यूकलिप्टस विच इज़ नाउ यूज्ड प्रीडोमिनेंटली। लेकिन 1980 के दशक में, जब 1980 के दशक में सरकार ने केरिया लकड़ी को भी काटने पे रोक लगा दिया, तो फिर ये कलाकारों ने फिर नई लकड़ी को चुना, और वो है यूकलिप्टस की, जिसको हम लोग आमतौर पे गांव में सफ़ेदा कहते हैं। उस यूकलिप्टस की लकड़ी पे इन्होंने बनाना शुरू किया, और आज सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, यही लकड़ी यूज़ होती है। देन बिगिन द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस। फिर लकड़ी का चुनाव करने के बाद उसके 3 महत्वपूर्ण उसके फेज होते हैं, यानी उसकी स्टेज होती है। पहला होता है कार्विंग, उसकी कटाई करना, फिर होता है पेंटिंग, उसको रंगना, और फिर होता है उसको लकरिंग। लकरिंग का मतलब होता है कि उस पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ाना। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है वो लिक्विड, उसका एक लेयर चढ़ाना, जिसकी वो लेयर हार्ड हो जाता है सूखने के बाद, और फिर वो शाइनिंग करता है। तो उसके 3 फेजेज होते हैं उस खिलौने में। पहला कार्विंग, यानी कि उसको काट करके उसमें नक्शे बनाना, फिर पेंटिंग, उसको रंगना, फिर उसके लकरिंग करना, यानी कि उस पर शाइनिंग एक हार्ड कोट चढ़ाना, जिससे वो खूबसूरत लगने लगे। द आर्टिसंस carve out specific designs on the wood with the help of knives and other equipments। जो कलाकार हैं उस पर चाकू, यानी हम नॉर्मली घर वाला चाकू नहीं, उनका अलग स्पेशल टाइप का सब इक्विपमेंट होता है, इसको नाइफ्स बोल रहा है। तो चाकू और दूसरे इक्विपमेंट से उस पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं। केयर टू बी टेकन टू ड्राई आउट ऑल द मॉइस्चर फ्राम द वुड बिफोर इट इज़ वर्कड ऑन। ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि लकड़ी जिससे कि खिलौना बनाना है, उसमें की सारी मॉइस्चर पहले निकल जाए, यानी कि सारी नमी जो है, गीलापन उसका ख़त्म हो जाए, तब उस पर काम करना शुरू किया जाए। नहीं गीला रहेगा तो बाद में वो सूखेगा तो टेढ़ा हो सकता है, फट सकता है। कार्विंग इज़ फॉलोड बाय पेंटिंग। जब उस पर नक्काशी हो जाती है, कार्विंग उसकी हो जाती है, तो फिर उसकी पेंटिंग की जाती है, विच इज़ जनरली डन बाय अनदर स्किल्ड ग्रुप ऑफ आर्टिसंस, जो आमतौर पे एक दूसरे कारीगरों के समूह के द्वारा होती है। यानी कि जो उस पर लकड़ी पे कार्विंग करने वाले लोग हैं, काट छाँट करने वाले लोग हैं, वो अलग होते हैं, रंगने वाले कलाकार अलग होते हैं। द आर्टिसंस पेंट टू coats of bright colors with the help of the fine brushes made from squirrel's tail। जो पेंटिंग वाले कलाकार होते हैं वो 2 कोट की उस पर कलर करते हैं, एक बार कलर उसको कर दिया, जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर वही कलर फिर से एक बार और लगाते हैं। और ये काम वो बहुत बारीक बने हुए ब्रशों से करते हैं, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें उसमें दिखानी होती हैं कलर के माध्यम से। और वो ब्रश जो होती है वो गिलहरी के पूँछ के बाल से बनी होती है। फाइनली देयर इज़ अ कोट ऑफ लकर टू ब्रिंग मोर शाइन टू द सरफेस ऑफ द अमेजिंग टॉयज़। और फिर उसके बाद उस खूबसूरत खिलौने के ऊपर एक लकरिंग, यानी लकर का एक कोट लगाया जाता है, यानी कि एक मटेरियल है जो शाइन करता है, और उसके ऊपर हार्ड कोट वो देता है उसके ऊपर सूखने के बाद, तो वो लकरिंग की जाती है। लकरिंग कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू द लेथ। कई बार लकरिंग जो है वो एक लेथ मशीन होती है, उससे भी की जाती है।
लेथ क्या होती है? एक मशीन दैट शेप्स पीसेज ऑफ वुड और मेटल बाय होल्डिंग एंड टर्निंग देम अगेंस्ट अ फिक्स्ड कटिंग टूल। यानी कई बार उसमें जो फिनिशिंग, चिकनाहट और खूबसूरती, पॉलिशिंग जो होती है वो लेथ मशीन से की जाती है। A leg stick is simply pressed against the object to a fixed point while the object keeps on rotating on a fast pace। लकड़िंग के लिए लेथ से क्या होता है कि एक लैग स्टिक, लैग क्या होता है? डेलिकेट फैब्रिक मेड फ्रॉम थ्रेड्स ऑफ कॉटन, सिल्क एटसेट्रा दैट आर वुवन इनटू अ पैटर्न ऑफ होल्स। यानी एक तरह का वो फैब्रिक है लैग, उसको फिक्स कर दिया जाता है और खिलौने को मशीन में कस दिया जाता है और वो मशीन घूमती है और खिलौने को उस कपड़े पे रब करती है, रगड़ती है और इससे पॉलिशिंग हो जाती है उसकी और उसमें शाइनिंग आ जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन द लैग स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी फ्रिक्शन के द्वारा जो लैग स्टिक्स है, यानी कि जो लैग लगा हुआ है, स्टिक्स जो लगा हुआ है, वो स्टिक उस पर सरफेस पे रगड़ खाता है जो मशीन चलती है तो। एंड हियर इज़ वेयर द आर्टिसंस गेट टू सी द एक्चुअल आउटकम ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड आर रेडी टू सेल देयर वंडरफुल वुडन टॉयज इन द मार्केट। और इस तरह से जब उसकी लकड़िंग या लैग पे उसकी क्या बोलते हैं कि रबिंग हो जाती है, उसको रगड़ दिया जाता है तो उसमें पॉलिशिंग उसकी हो जाती है, एक तरह से वो चमकदार खूबसूरत बन जाता है और इस तरह से एक लकड़ी का खिलौना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। द वुडन टॉयज रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द स्किल्स ऑफ द आर्टिसंस एंड एट द सेम टाइम एड मोर वैल्यू टू वाराणसीज रिच आर्ट एंड कल्चरल ट्रेडिशन। जो लकड़ी के खिलौने हैं वो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता, यानी जिस तरह से अलग अलग धर्म जाति के लोग बनारस में रहते हैं और उनके अलग अलग तरह के स्किल हैं उनके, ये सबको वो दिखाता है लकड़ी का खिलौना। एट द सेम टाइम ऐड मोर वैल्यू टू वाराणसी रिच आर्ट एंड कल्चरल ट्रेडिशन। और साथ ही ये क्या करता है, जो बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है और समृद्ध जो कलाकारी है उसको भी ये बढ़ाता है, यानी उसको भी इसमें कुछ ऐड ऑन करता है, नहीं कि उसको भी बढ़ाता है लोगों के दिलों में। ईच टॉय कम्स विथ अ यूनिक माइथोलॉजिकल और रिलीजियस स्टोरी फ्रॉम द सिटी ऑफ वाराणसी। खिलौने में आपको जिनका थीम जो है धर्म होता है, माइथोलॉजी होती है, उसमें आप देखेंगे कि हर एक खिलौना में कुछ धार्मिक कहानी आपको मिलेगी, कुछ वहाँ का अलग से जो मिथ है, यानी अलग तरह की जो कहानियाँ हैं, जिनका मिथ का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, तो वहाँ से जुड़ी हुई जो लोकल कहानियाँ हैं या फिर जो धार्मिक कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ उन खिलौनों के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द टॉयज डीपली यू विल गेट टू नो दीज स्टोरीज। अगर आप उन खिलौनों को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की कहानियाँ आपको उस खिलौने में छुपी हुई मिलेंगी। फिर यह इमेज है और यहाँ से ये ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर, ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।